हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के इतिहास विषय की बात करें, वन शॉर्ट वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि कई बार डिमांड आ रहा है कि वन शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज, कुछ लड़कों का कमेंट था कि चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो बनाया जाए। तो देखो आपके डिमांड पर हम पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। 12वीं क्लास इतिहास 2025 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। इस वीडियो में आपको पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने जाने वाला हड़प्पा सभ्यता में 9 गो शॉर्ट क्वेश्चन बताया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो पिछले साल की आधार बनाते हुए हम आगे बता रहे हैं। और 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जैसे 2 गो सबसे ज्यादा बार अभी तक पूछो, देखो इस पार्ट में से सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का पतन पूछा है और सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता। ये 2 गो 5 नंबर या बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आने की संभावना बना रहता है। तो 2 गो बताएंगे और बाकी 9-10 गो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 2 नंबर या क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बात बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा परिचय सुनिए। अगर उस परिचय का आप यदि बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप देने में सक्षम रहेंगे। हाँ, एक और बात, अगर ये पीडीएफ मान लीजिए पूरा का पूरा हम लिख दिए हैं, अगर ये पूरा पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ प्रदान किया जाएगा। सुनिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात जब भी आता है मन में, लंबा वीडियो हो सकता है, अंत तक जरूर देखना। लास्ट में वो टिप्स ट्रिक बताया जाएगा जो बहुत परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सबसे ज्यादा इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी कहा जाता है। हड़प्पा नाम हड़प्पा क्यों बना है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा है। विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इसके समकालीन सभ्यता का नाम पूछा जाए तो बताओगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता समकालीन है। चीन की सभ्यता समकालीन नहीं है, याद रखना। यह पूछता कौन इसके समकालीन नहीं है, तो चीन की सभ्यता उसके समकालीन नहीं है। अवैध मेसोपोटामिया और मिस्र इसके समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है, ताम्र युग भी कहा जाता है क्योंकि इसे सबसे पहले यहाँ तांबा की खोज हुआ था। दूसरा बात, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक लिपि भी कहा जाता है क्योंकि इस समय लिपि तो था लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, तो इसे आदि ऐतिहासिक लिपि भी कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक लिपि क्यों? आदि मतलब अधूरा, यहाँ लिपि तो था लेकिन पढ़ नहीं सकते, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक लिपि काल भी कहा जाता है। चलो अब हम बात करते हैं हड़प्पा कार्बन 14 विधि क्या होता है। कई बार लगभग 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में पूछता कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया, कब किया? तो पहली बात याद रखना, कार्बन 14 विधि का जो खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री थे BF लीबी 1946 ईस्वी में किए थे। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। किसे कहते हैं तो कहोगे किसी भी अवशेष का उम्र ज्ञात करने का वैज्ञानिक जो विधि होता है ना, उसी को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जैसे मान लो कि जमीन से पृथ्वी के अंदर से खुदाई होता है, और खुदाई जब होता है तो बहुत ज्यादा अवशेष मिलता है, पूरा तत्व जिसे बोलते हो। और जब उसे पृथ्वी से निकाल कर उससे जांच पड़ताल किया जाता है ना कि कितना साल पुराना वो हड्डी है, जैसे खुदाई यहाँ हो गया, हड्डी निकल रहा है नीचे से, तो जांच करना पड़ता है कि वो हड्डी कितना साल पुराना हुआ। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विधि से जब किसी वस्तु का उम्र ज्ञात किया जाता है तो उसी को हम कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? BF लीबी अमेरिका के 1946 ईस्वी में किए थे। एक अर्ध आयु काल में, यानी कि कार्बन के एक अर्ध आयु काल में 5568 वर्ष प्लस माइनस 30 वर्ष माना जाता है। याद रखना। अब 2 नंबर या क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ये शॉर्ट वीडियो का मतलब होता है शॉर्टकट में बताना। अब यहाँ देखो, आपसे पूछेगा अभिलेख क्या है, इसका महत्व क्या है। तो यहाँ से देखोगे तो 2 बार क्वेश्चन बिहार में आया है, बिहार बोर्ड में, तो पूछता है अभिलेख क्या है, ये अलग क्वेश्चन है। आइए पूछा अभिलेख का महत्व क्या है, ये अलग क्वेश्चन है। अब हम दोनों एक में जोड़ दिए हैं ताकि एक क्वेश्चन के नाम से हम पुकारेंगे। अगर आपसे अभिलेख क्या है इतना जवाब पूछे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब दोगे, समझा? अगर पूछेगा अभिलेख का महत्व लिखें तो यहाँ से लेकर नीचे तक जवाब दोगे। ओके,
सुनो, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख एक लिखित या मुद्रित दस्तावेज होता है। अभिलेख एक लिखा हुआ दस्तावेज होता है। जैसे कौन पत्थर हो गया, पत्थर पर खोद खोद के लिखा जाता है, वो भी अभिलेख है। कौन ताम्रपत्र होता है, कौन बहुत बड़का पर्दा होता है, कौन दीवार होता है, उस पर भी खोद खोद के लिखा जाता है, वो भी अभिलेख है। तो जहाँ ऐसा दस्तावेज जहाँ हमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलता है, वही तो अभिलेख होता है। अभिलेख क्या है? एक लिखित या मुद्रित किया हुआ दस्तावेज होता है जिसमें किसी घटना, व्यक्ति, स्थान, समय या किसी विशेष जानकारी को संकलित किया जाता है। कितना वहाँ कब का जानकारी दिया गया, तो जानकारी देने वाला जो दस्तावेज होता है उसी को अभिलेख कहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की जानकारी का संग्रह भी रूप होता है, जैसे सरकारी दस्तावेज, शासकीय आदेश, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, कानूनी कागजात आदि। इन सब के बारे में जो जानकारी देने वाला जो स्रोत होता है वही अभिलेख होता है। यहां से पूछेगा अभिलेख का महत्व बताने, तो आप यहां से बताओगे अभिलेख का महत्व निम्नलिखित है। पहला, इतिहास का स्रोत। दूसरा, कानूनी प्रमाण। तीसरा, साक्ष्य और सूचना का स्रोत। और 3 को महत्व है। अभिलेख के क्या महत्व है? तो अभिलेख महत्व ये है कि हमें कुछ जानकारी देता है। कौन सी जानकारी जी? इतिहास के स्रोत के बारे में बताता है। कि जैसे मान लो कि आज में देखो तो बिहार में लौरिया अरेराज के नाम सुना होगा, आप सुने होंगे। तो वहां आप देखोगे कि मौर्य वंश के प्रतापी राजा अशोक के स्तंभ देखने को मिलता है। उस पर लिखा होता है ना, पाली भाषा में लिखा तो है, उस पर प्राकृत भाषा में। इसका मतलब भी क्या है? वो अभिलेख है। सॉरी यार। तो इसका अभिलेख का महत्व क्या है? तो कहोगे अभिलेख का महत्व इतिहास के स्रोत बताने में होता है, कानूनी प्रमाण के रूप में होता है, और साक्ष्य और सूचना के स्रोत के रूप में होता है। अभिलेख इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पुराने अभिलेखों में दर्ज घटनाएं, शासकों का आदेश, युद्ध की जानकारी भी मिलता है, और इतिहासकारों को अतीत के बारे में भी जानकारी मिलता है कि उस समय कौन कौन सी घटना घटता है। इन्हीं सभी की जानकारी देता है। सबसे ज्यादा यहाँ महत्व माना जाता है अभिलेखों का। दूसरा होता है कानूनी प्रमाण। अभिलेख कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी विवाद या कानूनी परिस्थितियों के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, संपत्ति के कागजात, वसीयत आदि सभी अभिलेख के ही रूप में होते हैं। वर्तमान समय में इतना ज्यादा मत लिखना, 1 लाइन 2 लाइन मेन बतिया लिख देना। साक्ष्य और सूचना के स्रोत मतलब अभिलेख महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत होता है। महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत किसे मानते हैं? तो अभिलेखों को मानते हैं। यह किसी विशेष समय के घटना के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिससे निर्णय लेने में हमें मदद मिलती है कि ये कब की घटना है। यही सब अभिलेख के महत्व के बारे में हमें जानकारी मिलता है। आगे हड़प्पावासी, यहाँ पूछा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हड़प्पावासी द्वारा बृहद सिंचाई के साधन का उल्लेख करें। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन 3 बार आया बिहार बोर्ड में। कैसे पूछता है? पूछेगा आपसे हड़प्पा द्वारा बृहद सिंचाई, हड़प्पा में बहुत बड़ा बड़ा सिंचाई होता था, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? तो कहोगे हड़प्पा सभ्यता जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है, दुनिया का सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा के लोग कृषि विशेषकर सिंचाई में बृहद निपुण थे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न बृहद सिंचाई साधनों का विकास किया था। वो लोग कृषि बाड़ी करते थे। हालांकि ये बात अलग है, सबसे पहले जौ की खेती वो लोग की। सबसे पहले हड़प्पा में कौन सबसे पहले खेती हुआ था? जौ का खेती हुआ था। इस बात को याद रखो। और सबसे पहले कौन धातु का खोज हुआ था? तांबा। लोहा का जानकारी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता, लोहा नहीं खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का बृहद सिंचाई के साधन कौन कौन है? तो नदियों के किनारे जल वितरण, पानी वहां के लोग कैसे पटाते थे? तो पहले नदियों के किनारे से पानी भर भर के खेतों में पटाया करते थे, तो ये भी एगो सिंचाई के साधन होगा पहला। दूसरा बताओ, सिंचाई के लिए नहर का भी प्रयोग करते थे। कहीं कहीं नदियों से नहर निकालते थे और वहां से पानी अपना पटाया करते थे। तीसरा है जल भंडारण और जल संचयन। जब वर्षा होता था तो वर्षा के पानी को एकत्रित कर देते थे और उन्हीं पानियों से फिर से सिंचाई के साधन के रूप में उपयोग करते थे। तो इससे भी जल का मतलब कि वहां की सिंचाई के साधन के रूप में माना जाता है। चौथा बताओगे तालाब और जल संचयन। वहां की जो तालाब हुआ करता था उससे भी ये लोग सिंचाई करते थे। तो आप क्या समझे यहाँ? हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई कैसे करते थे? तो नदी से करते थे, नहर से करते थे, जल संचयन से करते थे, तालाब से करते थे। इन सभी को साधन बनाते हुए अपना सिंचाई का माध्यम बनाए हुए थे और बहुत मस्त से
मतलब अच्छा जालीदार हाथी किया करते थे। तो ये सब आप याद रखोगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे पूछा पुरातत्व। अभी पुरातत्व क्या होता है, ध्यान से आप सुनोगे ना, तो पुरातत्व कोई बहुत लंबा चैप्टर नहीं है। पुरातत्व से आप क्या समझते हो, यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो प्राचीन काल में मानव समाज, उनके संस्कृति, जीवन शैली और इतिहास के समझने के लिए भूतकालीन अवशेष सामग्री और अन्य परमाणु का अध्ययन कराता है। यह अध्ययन उन वस्तु और संरचनाओं, स्थलों और कागजातों का विश्लेषण करने में के माध्यम से किया जाता है। अतीत में किसी सभ्यता, संस्कृति और समाज द्वारा छोड़ी गई होती है। देखो, अगर साफ ही हार्ड लगता है तो इतना आसान भाषा में सुनो। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व तो कहोगे ऐसा वस्तु या अवशेष जो पृथ्वी को खुदाई करके निकाला जाता हो, जिससे राजा महाराजा की घटनाओं का वर्णन किया जाता हो, उसी को हम पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व एक प्रकार के स्रोत होता है, पुरातत्व एक प्रकार के वस्तु होता है, मतलब अवशेष होता है जो पृथ्वी के नीचे खुदाई किया जाता है और उससे निकाल कर और उसे पढ़ा जाता है, तो पता चलता है तो पुरान जमाना के राजा महाराजा के द्वारा कही गई बातें हैं। तो उसी वस्तु को जो राजा महाराजा की बात बताता है उसको हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। तो कहना ऐसा वस्तु या अवशेष जो पृथ्वी के खुदाई करने के बाद जो ऐसा वस्तु जो पृथ्वी की खुदाई करने के बाद मृदभांड, सिक्का, अन्य विशेष प्रकार के अवशेष मिलता हो, जो राजा महाराजा की घटना, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली, उनके युद्ध के बारे में जानकारी देता हो, तो वही पुरातत्व होता है। तो पुरातत्व एक ऐसा अवशेष होता है जो पृथ्वी को खोद कर निकाला जाता है और उससे राजा महाराजा की जानकारी हमें मिलती है। तो देख लेना, अगर ये समझ में आते लिख लो, नहीं तो हम बोलते हैं वो लिख लो, दोनों में से कोई तो लिखो। पुरातत्व क्या है? एक और बात, अब पुरातत्व तो समझ लिया, पुरातत्व उस वस्तु को कहते हैं जिससे राजा महाराजा की जानकारी मिलता है। और वस्तु निकलता है कहाँ से है? तो पृथ्वी के नीचे खुदाई करने के बाद निकलता है। उसी को ना जो वस्तु निकलता है उसे पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। दूसरा पुरातत्ववेद भी होता है, पुरातत्ववेद के मतलब उस मर्दाना को कहते हैं जो इसका खुदाई करता है, जो इसकी जानकारी देता है, उस मर्दाना को हम पुरातत्ववेद कहते हैं। जैसे मान लो हम जमीन खोद रहे हैं तो वहां से नीचे से अवशेष मिल रहा है, तो नीचे से अवशेष जो मिल रहा है तो वो अवशेष किसी ना किसी की जानकारी देगा, तो उसे हम कहेंगे पुरातात्विक स्रोत जो जानकारी देता है। और उस वस्तु को हम पुरातत्व भी कहते हैं। अब हमें कहोगे ना पुरातत्ववेद, क्योंकि हम ही ना बता रहे हैं। चलो आगे देखो, हड़प्पाई लिपि क्या होता है? हड़प्पाई लिपि क्या है? ऊपर जो पुरातत्व स्रोत है ना, वो हम बोले हम वहीं लिख देना परिभाषा, या फिर देख कर उसमें से लिख सकते हो। हड़प्पाई लिपि देखो, ऐसा लिपि जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी लेखन प्रणाली के रूप में उपयोग करते थे। यह लिपि लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच प्रचलित थी, उसी को हड़प्पाई लिपि कहते हैं। ये लिपि प्रमुख रूप से हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और लोथल में मिली है। खुदाई में इसके कई उदाहरण मिले हैं। हड़प्पाई लिपि का स्वरूप कैसा था? चित्रात्मक। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक, मतलब चित्र के भांति लिखी गई है। किताब पढ़ोगे तो उसमें देखना चित्र की, जैसे हम लोग लिखते हैं का तो देवनागरी भाषा में लिखा हो, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं चित्रात्मक लिपि, तो चित्रात्मक लिपि पता नहीं ऐसे मॉडल ऐसे बनाता है, तो पता नहीं चलता गरिया रहा है कि क्या कर रहा है। तो इस लिपि को हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में अपनाई जाती थी। तो हड़प्पाई लिपि किसे कहते थे? ऐसा लिपि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने लेखन शैली में उपयोग करते थे और 3300 और 1300 के बीच में काफी प्रचलित थी, उसी को हड़प्पाई लिपि कहते हैं। इसका स्रोत जो मिला है ना, कालीबंगा से, लोथल से इत्यादि से जानकारी हमें मिलता है। और इसका लिपि कैसा है? चित्रात्मक लिपि है। इतना जानकारी हो गया, 2 नंबर में काफी है। इसके बाद 5 नंबर के बाद 6 नंबर देखो। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बाबू। लिखता है, लिखा है मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में टिप्पणी लिखे। तो हम दोनों एक में जोड़ दिए हैं 2 क्वेश्चन।
विशाल स्नानागार आता था अन्नागार, मतलब दोनों हम जोड़ कर बताया। मतलब बारी बारी से मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार पर भी कुछ टिप्पणी लिखना है और विशाल अन्नागार पर भी टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई पहला स्लाइड पर क्या है, विशाल स्नानागार के बारे में व्याख्या किया गया है। तो सुनो बाबू, अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर सबसे बड़का स्नानागार मिला है, तो कहोगे मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था, किसने? मोहनजोदाड़ो। बताओ तो कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं पता तो हम ऑब्जेक्टिव बता देंगे। मोहनजोदाड़ो को विशाल स्नानागार का एक बड़ा गहरा और उथल जलाशय था जो ईंटों से निर्मित था। यह स्नानागार लगभग 12 मीटर लंबा, हाँ ये देखो लगभग में चलता है, कोई फुट में कहता है कोई मीटर में कहता है, दोनों सही है, कंफ्यूजन मत रहना, जो याद होगा वो लिख देना, कंफ्यूजन मत रहना कि वो तो फुट में बतौल, अरे कौन लिखना यार, ठीक है दोनों सही है। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा था। इससे ऊंची दीवारों से घेर लिया गया था, चारों ओर से दीवार से घेर लिया गया था और उसी में पानी पोछा जाता था। और उसमें जैसे आज के समय में स्विमिंग पूल जिसे बोलते हो, तो उस समय यही स्विमिंग पूल वहाँ मोहनजोदाड़ो में हुआ करता था। इसे ऊंची दीवारों से घेर लिया जाता था और इसमें जल संचय किया जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित थी। स्नानागार के किनारे पर एक विशेष जल निकासी प्रणाली थी जो जल के प्रवाह को नियंत्रण करते थे। तो क्या समझा, जो विशाल स्नानागार था वो चारों ओर ऐसे घेर दिया गया था और इसमें देखो तो कहीं कहीं विशाल स्नानागार 2 मंजिला मिला है। निचले मंजिला पर स्नानागार है, आप अब यहाँ चढ़कर ऊपर जाकर अपना कपड़ा लोग पसारते थे। तो पक्की ईंटों से और कच्ची ईंटों से भी बना हुआ था। इसका लंबाई चौड़ाई लिख देना, 3 गो बात लिखना कि सबसे मोहनजोदाड़ो में सबसे विशाल स्नानागार मिला है जो काफी प्रचलित है। उथला जलाशय है, उथला मतलब उबड़ खाबड़ जलाशय है। इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई लिख देना, चारों ओर दीवार से घिरा हुआ है और जल संचय और जल की निकासी का बहुत बढ़िया वहां व्यवस्था है। वहां जिस होल से पानी निकाला जाता है ना, होल से उसको निकासी बोला जाता है। जल के प्रवाह को नियंत्रण करते हुए बंद कर दोगे तो जल उसमें रह जाएगा, खोल दोगे जल बाहर निकल जाएगा, फिर से बोझ दो नया पानी, जब नहाओगे तो मैल हो जाएगा, तो छेदवा बाहर निकाल दिया जाता था। ये हुआ जल स्नानागार। अब स्नानागार के जो उद्देश्य होता है ना, तो उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से पवित्र स्नान के लिए किया जा सकता था, लेकिन यह संभव है कि इस जल का उपचार सामाजिक सभाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि विशाल स्नानागार जो देख रहे हो वो पवित्र स्नान करने के लिए किया जाता था। मतलब पवित्र स्नान का मतलब है एकदम कोनो अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए स्नान कहाँ करना पड़ता है, विशाल स्नानागार में। जैसे गंगा नहाया जाता है ना, गंगा नहाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी होता है। लेकिन कहीं कहीं ये भी जानकारी मिलता है कि इसका उपयोग उपचार और सामाजिक सभाओं के लिए भी किया जाता था। लगभग अंदाज से बताया जा रहा है, यही बताओ उद्देश्य में। इसके बाद हम बात करते हैं अन्नागार। क्या बात करते हैं? अन्नागार। अन्नागार समझो बाबू, अन्नागार क्या होता है? अनाज रखने वाले घर को अन्नागार कहा जाता है और नहाने वाले को स्नानागार कहा जाता है। ठीक है। अन्नागार किसे कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो में स्थित अन्नागार एक विशाल और संरक्षित भवन था। ये अन्नागार देखो तो हड़प्पा में भी मिला है, मोहनजोदाड़ो में भी मिला है। मोहनजोदाड़ो में बड़ा मिला, हड़प्पा में पंक्ति के रूप में मिला हुआ है, जिससे विशेष रूप से भंडारण के लिए डिजाइन किया गया था। जब अनाज वहां के लोगों के पास ज्यादा होता था तो इस भंडारण में, अन्नागार में लोग अपना अनाज को रखा करते थे। यह निर्माण में बड़ी संख्या में ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह निर्माण में मतलब इस निर्माण में, मतलब इसके यहाँ लिखनी चाहिए, इसके निर्माण में बड़ी संख्या में ईंटों का प्रयोग किया गया था और इससे कई छोटे छोटे कक्ष, मतलब छोटे छोटे रूम बनाए गए थे जिनमें अनाज संग्रहित किए जाते थे। अन्नागार की दीवारों वेंटिलेशन के लिए विशेष छेद थे। वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन जैसे हम लोग का खिड़की होता है ना, आवागमन, ताकि हवा आवागमन रहे तो अनाज सड़ेगा नहीं। वेंटिलेशन के लिए कई छिद्र भी रखा गया था, छेद, दिस इज होल, ताकि संग्रहित अनाज में नमी न जाए और वह खराब न हो। तो देख रहे हो कितना बढ़िया वहां की व्यवस्था था। ये सब बताओगे अन्नागार का। आगे बताओगे इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, अन्नागार का मुख्य उद्देश्य था भोजन का भंडारण करना। भोजन मतलब अनाज लिखोगे, अनाज का भंडारण करना। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर थे और अनाज के भंडारण व्यवस्थित कृषि के उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए की जाती थी। तो अन्नागार क्यों लोग बनाते थे?
अनाजों को भंडारण करने के लिए, ताकि लंबे समय तक उस अनाज को सुरक्षित अन्नागार में रखा जा सके। इसके कई को कक्ष और रूम भी था। अब यहाँ देखो, अगला पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी है? देखो, जब लोग स्नानागार में नहाते थे ना, नहाने के बाद वो पनिया निकलेगा ना, तो उसी को कह रहा हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की व्यवस्था कैसा था। सुनो, हड़प्पा सभ्यता इतना सुव्यवस्थित तरीकों से बनाया गया था ना, डिजाइन करके पहले से योजना बना लिया गया था कि हड़प्पा सभ्यता का डिजाइन कुछ इस प्रकार होगा। देखो, ये पाठ लगभग 7-8 दिन में खत्म होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं आधा घंटा में, इसलिए हम काट छपट के बता रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ये मत कहना इतना ही जानकारी तो बहुत है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मेन बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था ना, बहुत व्यवस्थित तरीकों से बनाया गया था। वहाँ के सड़कें एक दूसरे के समकोण पर ऐसे प्रतिच्छेद करती थी। इधर से पूर्व से पश्चिम आती थी, एक उत्तर से दक्षिण आती थी, और वो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता था। ग्रिड पद्धति। इस सड़कों के किनारे किनारे नाला था, जो कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से भी बना होता था। इस नाला से पानी बहता था। घर के जो गंदगी पानी होता था ना, निकलता था नली के माध्यम से नाला में, और नाला से होकर मुख्य नाला में जाता था, और मुख्य नाला से शहर से बाहर जाकर नदियों में मिल जाता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का जल बहरी जाता था। तो इसी प्रक्रिया को हमें यहाँ लिखना है। हड़प्पा नगरों में घरों और नालियों और सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण किया गया था। जब शहर हड़प्पा सभ्यता में बसाया जाता था ना, तो उसी समय ये भी डिजाइन कर लिया जाता था कि नहर में कैसे सड़क होगा, कैसे नाली होगा, वो भी सुनियोजित कर दिया जाता था। सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। घरों में गंदा पानी बहकर नालियों, गली के घर के जो गंदा पानी होता है ना, गली के नालियों में चला जाता था, और फिर छोटी नालियां बड़ी नालियों में मिलती थी, जो अंत में विशाल नालों में मिलकर शहर से बाहर चला जाता था। इन नालियों तथा नालों में स्थान पर मैनहोल था। नाला के ऊपर छत पीटा गया था, और बीच बीच में ना इतना मोटा होल था, ताकि उसमें कहीं कचरा फंस भी जाए तो उसमें इंसान को डालकर और कचरा को बाहर निकाल सके। तो उसको कहता है मेन होल था, बड़का होल, ताकि कचरा निकाला जा सके, जहाँ पर गंदगी को आसानी से साफ किया जा सकता था। तो इसे समझोगे, घर की गंदगी पानी गली के माध्यम से आता था छोटी नाली में। छोटी नाली बड़ी नाली में जाकर मिलता था, अब बड़ी नाली मुख्य नाला में जाकर मिलता था, अब मुख्य नाला ले जाकर घर से शहर से बाहर नदियों में बहा दिया जाता था। इस प्रकार जल की निकासी किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के पतन, अब यहाँ तक अभी तक जो भी देखियो 2 नंबरिया देखियो, अब यहाँ से 5 नंबरिया आएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन, मतलब हड़प्पा सभ्यता क्यों नष्ट हुआ, पतन कैसे हुआ, तो बताओगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन भूकंप आया, उसी भूकंप की वजह से जमीन फाट गया, उसी में लोग डूब गए, पतन हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है ना, बाढ़ के आने की वजह से हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था, सिंधु नदी में वहीं हुआ, बाढ़ रेल दिया और उसी में सभी लोग दह गए, मर गए। तो पतन मतलब विनाश। कहेगा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता पतन कैसे हुआ, विनाश कैसे हुआ, तो कहोगे हड़प्पा सभ्यता एक विशाल और प्राचीनतम सभ्यता है। इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए हैं, जो काफी मतभेद रहा है। इनके पतन के निम्नलिखित कारण है। पहला, बाढ़ आना। दूसरा, आर्यों के आक्रमण से भी माना जाता है। और एक और बात, इनका कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर में पूछेगा तो 4-5 को केवल नाम लिखा जाता है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक 4-5 को लिख देना, 2 नंबर हो जाएगा। यदि 5 नंबर में पूछेगा तो इसका व्याख्या भी करोगे। पहला, बाढ़ का आना। दूसरा, आर्यों का आक्रमण। तीसरा, जलवायु परिवर्तन। चौथा, भूतात्विक परिवर्तन। भूमि में तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ था, लोग एक दूसरे से पलायन होने लगे और यहाँ विनाश हो गया। प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक मतलब राजा जो अंतिम रूप से होता था ना, वो अपने साम्राज्य को बढ़िया से नहीं चला पाया और अंत में जाकर विनाश कर दिया गया। अगला है महामारी। महामारी का मतलब होता है कि वहाँ मलेरिया आया, मलेरिया में बहुत लोग मारे गए, मलेरिया के शिकार हो गए, लोग अंत में मारे गए, खत्म हो गए।
लास्ट में भूकंप का आना, भूकंप आया, लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर ये कहोगे तो इसमें कई प्रकार के कारण बताया। कुछ लोग कहते हैं कि हैकरा वजह से लोग मर गए, कोई कहता है नहीं इसके वजह से लोग मारे गए। तो अलग अलग कारण यहाँ मिला है। तो पहला हम कारण बता रहे हैं बाढ़ का आना। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे प्रधान कारण बाढ़ का आना ही माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदाड़ो, मैक ने चनहुदड़ो, एस.आर. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है। मतलब 3 गो वैज्ञानिक, 3 गो विद्वान यहाँ है। एगो मार्शल मोहनजोदाड़ो को बोले हैं, मैकी चनहुदड़ो को, एस.आर. राव ने लोथल को। अगर ये विद्वान लोग का नाम नहीं याद रहेगा परीक्षा में तो कह देना। विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रमुख कारण बाढ़ को माना गया है। मार्शल के अनुसार मोहनजोदाड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चलता है। 7 बार बाढ़ आई थी जिसमें काफी लोग मारे गए थे और इस प्रकार पतन हो गया। इसमें लिखते रहना। दूसरा बताओगे आर्यों का आक्रमण। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, भैंस बोका बकरी चराते थे, मतलब विभिन्न प्रकार के जानवर, भेड़ बकरी ये सब जब चराने के लिए भारत में जब पलायन किए तो अब यहाँ लोगों के साथ मतभेद हुआ और एक दूसरे पर आक्रमण करे और उसमें हमारे भारतवासी, हड़प्पावासी मारे गए। तो कहोगे व्हीलर, गार्डन चाइल्ड्स, मैके, पिग नट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन के कारण आर्यों का आक्रमण माना है। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, वे अपने जानवरों को भारत की ओर चराने लाए थे। समय के साथ वे यहाँ रहना शुरू कर दिए और मतभेद इन दोनों में हुआ, आक्रमण हुआ, काफी लाशें गिरा और उसमें बहुतों का जान माल की क्षति हुआ। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। दूसरा हुआ कारण। तीसरा बताओगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? जलवायु, मौसम में परिवर्तन हुआ। मौसम परिवर्तन कैसे होता है? लोग काफी ज्यादा पेड़ पौधा को काटना शुरू कर दिए, तो पेड़ पौधा को काटोगे तो कहीं ना कहीं जलवायु में परिवर्तन होगा। इस प्रकार माना जाता है हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। ओरेल स्टाइन और अमलानंद घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। राजस्थान के क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी, अब वर्षा बहुत कम होने लगी। अंत में सभ्यता धीरे धीरे विनाश होने लगा, खत्म होने लगा। ये 3 गो कारण हुआ। चौथा कारण बताओगे भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक मतलब था भूमि के तापमान में भी परिवर्तन हुआ। भूतात्विक में कैसे? सुनिए कैसे। M.R. साहनी और R.L. राइट्स, जॉर्ज डेव्स, H.T. लैम्ब्रिक सिंधु सभ्यता का तो है। अपना लंबा चौड़ा नाम नहीं याद होगा तो कह देना। विभिन्न विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तन को भी प्रमुख कारण माना जाता है। मतलब इन विद्वानों के अनुसार प्रमुख कारण माना जाता है। भूतात्विक परिवर्तन के कारण नदियों के मार्ग में बदलाव आया। नदियों के मार्ग में पहले नदी कहीं और बहती थी, बाद में कहीं नदी और चली गई, जिससे लोगों में सिंचाई, पानी पीना आदि का अभाव हो गया। शाश्वत प्रदेश मतलब तो वहाँ आसपास, लोथल के आसपास के प्रदेश को शाश्वत प्रदेश कहते हैं। इसमें तो इसका पतन मुख्य रूप से नदी धाराओं के बदलने अथवा स्थानांतरण के कारण हुआ है। इस कारण वे अपने अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थान तक चले गए। तो आम बोलचाल में ये लिखना, जब नदियां अपना मार्ग बदलती थी तो कभी कभी इन लोगों का गांव, इन लोगों का शहर में भी कटाव आता था, इसलिए अपना जगह छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाते थे। तो भूतात्विक परिवर्तन में ये बताओ। अब यहाँ देखो 3 गो है, उसके बाद खत्म हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का पतन। प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता का मतलब था प्रशासन चलाने वाला जो राजा महाराजा था वो एकदम सिकुड़ गया था। मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे, मतलब दिखने को मिलने लगा। अब मकान व्यवस्थित ढंग से नहीं बन रहे थे। पहले बनता था, अब लोग जहां मन करता था वहीं मकान बना देता था, व्यवस्थित क्रम से नहीं ढल पाया तथा उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग भी अत्यधिक होने लगा। अतः सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। कच्ची ईंटों का प्रयोग करोगे तो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ विद्वानों का ये भी मानना है। लास्ट में महामारी आया। अमेरिकी इतिहासकार KUR कनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से सिंधु सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हो गई। इनका मानना यह है कि बहुत ज्यादा गंदगी हो गया, गंदगी में मच्छर बढ़ने लगा, मच्छर में काटने लगा, एकदम खोद खोद के मतलब कि इंसानों को काटना शुरू कर दिया। इस प्रकार मलेरिया जैसे भयानक बीमार महामारी आ जाता है, उस महामारी में लोग मारे जाते हैं। ये किसका कहना? अमेरिका के विद्वान का कहना है। लास्ट में बताओगे भूकंप का नाम।
कुछ विद्वानों का मानना है कि भूकंप आने से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है। इस प्रकार आप 5 नंबर में जवाब दे सकते हो, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ है। आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की प्रमुख विशेषता। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता या उसका लक्षण या उसका नगर योजना के बारे में लिखे, तो यही लिखोगे, दोनों में से कौन पूछेगा। तो सबसे पहले बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण की कला के लिए प्रसिद्ध है। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे। जितने भी बड़े बड़े नगर आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में, सबके सब एक बहुत योजनाबद्ध तरीकों से बनाया गया था कि कैसे नाला आएगा, कैसे सड़क जाएगा, कैसे एक दूसरे को संपूर्ण पर काटेगा, कहाँ भवन होगा, कहाँ से गंदगी पानी निकालोगे, सब पहले से डिजाइन किया जाता था। उसी को हम सुव्यवस्थित तरीकों से, योजनाबद्ध तरीकों से हम बोल रहे हैं। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था। इसमें बड़े पैमाने पर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। खुदाई में प्राप्त अवशेषों से नगर निर्माण की योजना निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है। मतलब ये बोल रहा है जब खुदाई हुआ ना, तो खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुआ उस अवशेष से हमें नगर निर्माण योजना के बारे में जानकारी मिलती है और उसी अवशेष से हम आपको जानकारी हम दे रहे हैं। पहला है 2 स्तरीय नगर। पहला आप विशेषता क्या बताओगे? 2 स्तरीय नगर। 2 स्तरीय का मतलब होता है नगर 2 स्तर पर बना हुआ था। सिंधु सभ्यता में 2 स्तरीय नगर के निर्माण का प्रमाण मिलता है। एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रकार के शहर है। एक दुर्ग है जो बहुत ऊंचा टीला पर बनाया गया है, जो विशेषकर यहाँ पांडा पढ़ाया जाता है, जो बहुत बढ़िया सांस्कृतिक जो धरोहर होता है, सांस्कृतिक चीज जो भी संस्कृति होता है उन लोगों का कल्चर, तो यहाँ टीला पर जाकर अपना धार्मिक स्थल या पूजा पाठ किया करते थे दुर्ग पर। एक होता था निचला शहर, तो निचला शहर में सामान्य व्यक्ति रहा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 स्तरीय नगर मिलता है, एक दुर्ग और एक निचला शहर। दुर्ग किस लिए बनता था? कोई पूजा पाठ करना है, कोई काम काज करना है, कोई नाटक उटक करना है, जो भी संस्कृति का आप मानते हो उन सभी संस्कृतियों का जो भी कार्य का संपन्न कराना है, दुर्ग पर चले जाओ, वहां काम होगा। और रहना है कहाँ? निचले शहर में। ये 2 प्रकार के शहर वहां होता था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोगों का निवास था। दुर्ग में कौन लोग रहते थे? शासक, जो ऊंचे पद पर थे ना, ऊंचे औधा पर, वो लोग दुर्ग में रहते थे और यहाँ पूजा पाठ होता था। निचले शहर में जनसाधारण लोगों के आवासीय भवन हुआ करते थे। ये पहला विशेषता हुआ। दूसरा विशेषता बताओगे सड़कों का प्रबंध। सड़कों का प्रबंध के मतलब सड़क कैसे बनाया गया था, आप बताओगे। आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों का समुचित व्यवस्था किया गया था। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर बहता था, उत्तर से दक्षिण की ओर भी बनाया गया था, जो एक दूसरे को कहाँ काटता था? संपूर्ण पर। इसी को हम ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। संपूर्ण नगर आयताकार खंडों में विभक्त था। आयताकार, मैथ में आयत होता है ना, उस प्रकार विखंड था। सड़कें 3 मीटर से लेकर 9 मीटर तक चौड़ी बनाई जाती थी। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। यह है सड़कों का प्रबंध। अगला है नालियों का प्रबंध। नाली का मतलब कैसे पानी निकाला जाता था, तो वही ऊपरा वाला बतिया लिखोगे, जो ऊपर बोला है ना कि जल निकासी का प्रबंधन, तो वह बतिया यहाँ लिखोगे। नगर निर्माण की एक अन्य विशेषता गंदे जल की निकासी सुंदर व्यवस्था थी। घरों में गंदा पानी बहाकर गली से कहा जाता था नालियों में, और नाली से कहा जाता था नाला में। नाली से कहा जाता था छोटी नाली में, तो बड़ी नाली में जो अंत में विशाल नालों में जाकर मिलकर शहर से बाहर चला जाता था। लहर याद रखना, घर के पानी, गंदा पानी बह के जाएगा गली के माध्यम से नाली में। गली पतली पतली कहते हैं, गली के माध्यम से नाली में जाएगा, और नाली से छोटी नाली में जाएगा, छोटी नाली से बड़ी नाली में जाएगा, और बड़ी नाली से विशाल नाला में जाएगा। अब विशाल नाला से होकर तब जाकर शहर से बाहर निकलेगा, और तब जाकर वो क्या होगा कि नदी में जाकर मिल जाएगा। इस प्रकार 2 हुआ। तीसरा बताओगे विशाल स्नानागार। तो स्नानागार के जो हेडिंग में डाले हो ना, वो लिख देना, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। चौथा लिखोगे अन्नागार, जो वहां ऊपर अन्नागार की बात लिखे हो ना, वो अन्नागार वाला बात लिख देना। और लास्ट में निष्कर्ष निकाल देना। अतः निष्कर्ष तो कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना का निर्माण सुव्यवस्थित तरीकों से किया गया था, जो काफी अन्य सभ्यताओं से काफी भिन्न थी।
हो गया, ये 5 नंबर में हो जाएगा आंसर। लाइट भाग गया है, नहीं तो हम और बताते, ठीक है। जो बोले है ना वो लिख देना, सब हो जाएगा काम। ओके, थैंक यू।